हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम है सविंद्र नखाते और मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों फिजिक्स। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हमारा ये लेक्चर आ रहा है जो बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। और इस जो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो दोस्तों, इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ज़बरदस्त पढ़ेंगे और बहुत ही कंसेप्ट के साथ आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अभी तक जो भी दिक्कतें गई होगी दोस्तों फिजिक्स पढ़ने में, लेकिन ये जो टॉपिक आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हर एक चीज़ क्लियर होगा। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो मैंने पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। गुरुत्वाकर्षण बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले हम गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण क्या है? किसी वस्तु के गुरुत्व मतलब ग्रेविटी, किसी वस्तु के ग्रेविटी के कारण अन्य पिंडों अन्य पिंड मतलब अन्य वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के गुरुत्व मतलब ग्रेविटी के कारण अन्य पिंडों को यानी जो अन्य वस्तुएं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण है वही क्या कहलाता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे चलते, चूंकि जो ये वस्तु का यह जो गुण है, चूंकि वस्तु का यह जो गुण है ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह उपस्थित रहता है। क्या रहता है? प्रत्येक जगह उपस्थित रहता है और कभी समाप्त तो नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ये सभी जगह रहता है दोस्तों, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है इसको भी यही समझ लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें समझ लेने से क्या होगा कि जब हम इसको आगे कंसेप्ट में चलेंगे दोस्तों तो आपको आसानी होगी। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों, ब्रह्मांड में कोई दो पिंड है, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इनके मध्य जो लग रहा है आकर्षण बल, कोई हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों क्या कहता है और ये कहाँ से आया, इसको भी समझते हैं। क्या हो दोस्तों, इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में ही गुरुत्वाकर्षण का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। यानी वहां पर उसने बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो क्या कहता है दोस्तों? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। मैंने बताया दोस्तों, किन्हीं दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है कौन सा है? वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। वो जो बल है वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, कोई दो वस्तु हैं दोस्तों, उनके बीच द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है दोस्तों? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो किसने दिया है? न्यूटन ने दिया। याद रखना दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। कहाँ से आया? न्यूटन की जो बुक थी, कौन सी बुक थी? प्रिंसिपिया, उसमें इसका प्रतिपादन किया, यानी उसमें यह नियम दिया गया था। न्यूटन कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के थे दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें जो पता होनी चाहिए। अब देखो, इसको मैं आपको डेरिवेशन में समझाता हूं कि मान लो कोई दो वस्तु हैं और जिनका द्रव्यमान m1 मान लो, पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो यही बोला है दोस्तों, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, इन दो पिंड हैं, इनके बीच जो कार्य कर रहा है आकर्षण बल, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब उन दोनों का क्या होगा? द्रव्यमानों का गुणनफल। ये बोला है। तथा मतलब और उनके बीच की दूरी मान लो क्या है दोस्तों? r है। उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? जो आकर्षण बल होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मान लो दो पिंड जो हैं उनका द्रव्यमान m1 m2 दे दिया गया है और उनके बीच की दूरी क्या दी है? r दी है। तो जो आकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, क्या होगा दोस्तों? ये निकल के आया, F बराबर जी एक है दोस्तों। पहले जी के पहले क्या होगा आपको मैं एकदम जी कहाँ से है ये भी बता देता हूँ। ये हो गया इसका चिन्ह अनुक्रमानुपाती का, उन दो द्रव्यमानों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, जब हम ये अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह हटाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा? कांस्टेंट जी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एक जी नियतांक निकल के आएगा। और इसको क्या कहते हैं? इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं दोस्तों, जिसका मान होता है, जिसका मान क्या है? जिसका मान है दोस्तों 6.61 इंटू 10⁻11
और इसकी यूनिट की बात किया जाए तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी यूनिट होगी और इसका मान क्या होगा 6.61 इंटू 10⁻⁻11 की पावर। ये किसका है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो समझ में आ गया दोस्तों। और जो एफ है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। एफ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो किसके बराबर हो रहा है, तो जी एफ बराबर जी m1 m2 का गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से ये आपका फार्मूला निकल चुका है। कभी कभी दोस्तों फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं जो इस पे बेस्ड आ जाते हैं, इस फार्मूले पे। तो आपको ये याद होना, इसका मान भी याद होना कि जो जी का मान क्या बताया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट की बात किया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। आगे बोला है दोस्तों, तो दोस्तों अब आगे दिया है गुरुत्व, ग्रेविटी क्या होता है इसको देखो। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार मतलब जो न्यूटन का भी हमने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम देखे दोस्तों, उसके अनुसार दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। हमने देखे एफ कार्य करता है, एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है एफ बराबर। ठीक है दोस्तों, जो बल कार्य करता है, यदि इनमें एक पिंड पृथ्वी हो, मान लो कोई दो वस्तु हैं, तो हमने एक वस्तु मान लो उसकी जगह क्या है, पृथ्वी है, उसकी जगह क्या है, पृथ्वी हो, तो आकर्षण बल को, तो इस आकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्व कहेंगे। अर्थात मतलब क्या है दोस्तों, गुरुत्व वह आकर्षण बल हो गया जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। मतलब दोस्तों कैसे खींच रही, यदि कोई वस्तु को हम ऊपर फेंका जाए, आसमान की तरफ उछाला जाए, तो वो कहाँ आती है दोस्तों, पृथ्वी की ओर आती। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या कर रहा है, उस वस्तु को खींच रहा है दोस्तों। तो यही कह रहा है कि वो, कि जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या कर रही है, खींचती है। इस बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और इसका मान क्या होता है 9.81 या 8 कह सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि मैंने त्वरण का आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार से त्वरण है, इसलिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों याद रखिएगा, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किसी वस्तु के आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, एक और चीज, ये जो 9.8 जो मान आया है, इसका जी का जो मान आया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैसे आया ये भी देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जी बराबर क्या हुआ, जी बराबर क्या होता है, एक छोटा सा फार्मूला है दोस्तों, याद रखिए, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या है, जो कैपिटल जी है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान मैंने बता चुका हूँ क्या होता है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये बता चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद जो एम है वो क्या मैंने बताया, जो एम है वो पृथ्वी का द्रव्यमान रहेगा। जो एम है ये क्या रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान रहेगा। आर जो रहेगा दोस्तों, ये पृथ्वी की त्रिज्या रहेगी। आर क्या रहेगी, पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए दोस्तों, जो ये है जी बराबर कैपिटल जी, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर, तो जो एम का मान है दोस्तों, जो एम का मान है वो कितना दिया है 5.98, इतना लगभग हम मानते हैं 10⁻24 kg, इतना मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान है। और ये जो आर है, इसके जो मान है, इसकी जो त्रिज्या है 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। यदि मैं जी का मान रखा 6.67 इंटू 10⁻11 और इसका द्रव्यमान रखा पृथ्वी का और त्रिज्या रखा, जब इनको सॉल्व करूंगा दोस्तों तो मेरे पास निकल के आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों समझ में आ गया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि हम कैपिटल जी का मान पता है हमें, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग मान लेते हैं और पृथ्वी की त्रिज्या हम लगभग मान के अगर हम इसको कैलकुलेट करें दोस्तों तो हमारे पास निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का मान। तो समझ में आ गया दोस्तों कैसे क्या होता है। तो दोस्तों ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। क्या ये कौन सी राशि होगी, ये कौन सी राशि होगी, ये जो जी है गुरुत्वीय त्वरण, जी मतलब स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, कौन सी राशि होगी दोस्तों, ये होगी सदिश राशि। याद रखिए ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। और इसकी दिशा क्या होगी, सदैव केंद्र की ओर होगी। कहाँ होगी इसकी, सदैव केंद्र की ओर इसकी दिशा होगी।
इसका जो मान है वस्तु के द्रव्यमान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। अगर किसी वस्तु का कोई भी द्रव्यमान हो उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, यानी कह सकते हैं कि विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तुओं को निर्वात में, किसमें, निर्वात में एक ऊंचाई से अगर एक साथ नीचे छोड़ा जाए, मान लो कोई 2-4 वस्तुएं निर्वात लिया है, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं चलती दोस्तों, वैक्यूम, अगर कोई वस्तु को छोड़ा जाए तो विभिन्न द्रव्यमान की हो, क्योंकि द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, तो कोई भी द्रव्यमान की 3 वस्तुएं 4 वस्तुएं ले लिए जाए और उनको निर्वात में ऊपर से छोड़ा जाए, तो दोस्तों वो क्या होगा, जब वो नीचे आएगी तो जो जी का मान समान रहेगा, इसलिए वो वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी दोस्तों। तो ये चीजें याद रखिए, ठीक है दोस्तों। चलो एक और चीज है दोस्तों, जैसे चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, जो चंद्रमा पर है दोस्तों, चंद्रमा पर जो जी का मान है पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, 1/6 भाग होता है, 1/6वां भाग होता है। मतलब अगर आप अभी यहाँ सपोज आप अगर अभी आपका 60 kg वजन है, 60 kg वजन है, अगर आप चंद्रमा पे गए तो 60 का 1/6 कर लोगे दोस्तों, तो आप क्या होगे, 10 kg के हो जाओगे। तो ये चीजें बोला है दोस्तों, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6वां भाग होता है। इसके क्या कारण है दोस्तों, कि ग्रहों पर बुध के लिए जी का मान सबसे कम होगा। याद रखना, जो ग्रह में अलग अलग ग्रह हैं उसमें जो बुध है, बुध जो ग्रह है दोस्तों, उसमें जो जी का मान है वो सबसे क्या रहेगा, कम रहेगा, और पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, और सूर्य पर जी का मान क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा रहेगा, और सूर्य पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में 27 गुना अधिक रहता है दोस्तों। अगर हम पृथ्वी से तुलना करें तो 27 गुना अधिक रहेगा, किसका मान, जी का मान, कहाँ पर, सूर्य पर दोस्तों, ठीक है। चंद्रमा के लिए जी का कितना मान होगा, पृथ्वी के लिए क्या बताया दोस्तों, पृथ्वी के लिए जो स्मॉल जी का मान क्या बताया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं चंद्रमा की बात करूँ दोस्तों, तो चंद्रमा पर क्या होगा, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो स्मॉल जी यानी इसको पृथ्वी त्वरण, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है दोस्तों। चलो जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है ये देखते हैं। चलिए क्या बोला है, पहला पॉइंट, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं या पृथ्वी से नीचे जा रहे हैं, पृथ्वी से अंदर की ओर जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, तो जी का मान क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है दोस्तों। क्यों कम होता है ये भी देखिए दोस्तों। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, कैपिटल जी डेज, मतलब मान लेता हूँ कि जी के मान में क्या परिवर्तन है, जी डेज बराबर जी मतलब 9.81 1 माइनस 2h अपॉन आर। दोस्तों ये इसमें आप अगर ऊंचाई को कम ज़्यादा करोगे तो आपके जो मान आएगा उसमें अगर जब 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जी के मान में परिवर्तन आएगा। अगर ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई में बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा दोस्तों, ये जी के मान क्या होता चला जाएगा, कम होते चले जाएगा, 9.8 से क्या होगा, कम होते चले जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, महत्तम होता है। तो दोस्तों पृथ्वी कैसी होती है, देखो पृथ्वी होती है चपटी, पृथ्वी इस तरीके से चपटी होती है। तो ये दोस्तों ये जो रहते हैं, ये यहां रहेगा ध्रुव पे क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या क्या रहती है, कम, तो जी का मान क्या होगा, अधिक, याद रखना, ठीक है दोस्तों। ध्रुवों पे क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, कम, क्योंकि पृथ्वी होती है चपटी, पृथ्वी क्या होती है, चपटी होती है, तो कहीं ना कहीं तो पृथ्वी यहाँ पर जो ध्रुव रहते हैं वहाँ उनकी क्या रहती है, त्रिज्या कम रहती है, तो जी का मान क्या होगा, अधिक होगा। और भूमध्य रेखा पे क्या होता है दोस्तों, भूमध्य रेखा पे क्या होता है कि जो आर का मान है यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो ज़्यादा रहती है, तो जी का मान क्या होता है, कम होता है दोस्तों। समझ में आ गया, मैंने आपको डायग्राम से भी बता चुका हूँ। जैसे यहाँ लिखा है विषुवत रेखा इक्वेटर पे जी का मान न्यूनतम होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पे जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पे जी का मान बढ़ जाता है। तो इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों घूर्णन गति के लिए क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है दोस्तों, जैसा मैंने आपको उसके पहले बताया था, जहाँ ऊंचाई और त्रिज्या रही तो कैसे परिवर्तन आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जी डेज बराबर मान लो जी बराबर, दोस्तों अगर आप इसके डेरिवेशन करोगे तो ये सब फार्मूले निकल के आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा डेरिवेशन करें, आपको समझाएं, आप बस हमको कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखना है दोस्तों, तो कैसे कैसे क्या होता है वो आपको बस समझते चलना ही। तो जी बराबर आर ई अपन डब्ल्यू इसका, तो जो डब्ल्यू है दोस्तों ये एक्चुअल में ओमेगा होता है, क्या होता है, ये ओमेगा होता है। इससे घूर्णन गति के बारे में पता चल जाता है, अगर ओमेगा कम ज़्यादा है यानी घूर्णन गति के बढ़ने पे, घूर्णन गति के घटने पे, तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा। अगर ओमेगा
ओमेगा मतलब जो होता है दोस्तों उसको एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसकी जो घूम रहा है, जो जिस घूर्णन गति से घूम रहे हैं, तो ये इसकी इस किस डिग्री पे या किस चीज़ पे घूम रहे हैं उससे पता चल जाता है दोस्तों। तो इससे ये पता चल जाएगा कि घूर्णन गति के बढ़ने पे जी का मान कम होता है और घूर्णन गति के घटने पे जी का मान बढ़ जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। एक छोटा सा नोट दिया है, उसको समझते हैं दोस्तों। दिया है यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान स्थिति कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे। देखो वही दोस्तों, जहाँ ये ओमेगा की बात चल रही है ना, एंगुलर वेलोसिटी, वही है कि कोणीय चाल से 17 गुना अधिक से चलने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, ये कैसे होगा? क्योंकि यहाँ क्या होगा, ओमेगा क्या हो जाता है? जीरो। अगर ओमेगा जीरो हो जाता है, कोणीय चाल 17 गुना अधिक से चलने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। यानी वहीं भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। भारहीनता की मतलब उसको अपने भार में क्या हो जाएगा दोस्तों? कमी समझ में आने लगेगी। लेकिन ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर क्या हो जाती है? 1.4 घंटे यानी 84 मिनट की हो जाएगी। यानी जो 24 घंटे से कितना कम हो जाएगा? 1.4 घंटे या 84 मिनट क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दें तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष स्थानों पे क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इससे ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि ध्रुवों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही बोला है दोस्तों, ध्रुवों को छोड़कर शेष स्थानों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर क्या बोला, अगर जी के मान यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पे परितः घूमना बंद कर दे और अपना कोणीय चाल से 17 गुना चालू हो जाए तो क्या होगा? उनके इसमें अधिक चाल से चलने लगे तो भूमध्य रेखा पे क्या हो जाएगा? उसको भार शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, जो बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट के साथ आप समझिएगा कि लिफ्ट में किसी वस्तु का भार, लिफ्ट में पिंड का भार या किसी वस्तु का भार या वेट ऑफ बॉडी इन द लिफ्ट। अगर हम किसी लिफ्ट में चल रहे हैं दोस्तों तो कैसे हमें कभी लगता है ना कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमें भारी महसूस होता है, लिफ्ट नीचे आ रही है तो कमी महसूस हो रही है कि भार में। तो ये क्या हो रहा है, कैसे कंसेप्ट पे काम करता है दोस्तों, तो मैं इसको आपको समझाते हुए चलता हूँ। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए और एक एक चीज समझिए। मैं इसको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, आप हमें कभी गलती नहीं करोगे। इसमें जो लिफ्ट वाले दोस्तों क्वेश्चन है हमेशा एग्जामों में आपको देखने मिलेंगे। तो दोस्तों पहला क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। या कोई आदमी है या कोई वस्तु है तो उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों कि एक तो जब मान लो कोई आदमी ले लेते हैं, सपोज हम कोई आदमी ले लिए, उसका द्रव्यमान m है और उस पर g लग रहा है, तो दोस्तों m इंटू जी जब हो जाता है तो इसको हम w यानी भार कहते हैं। दोस्तों एक और चीज़ याद है कि भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार और द्रव्यमान में अंतर है। द्रव्यमान अकेला m होता है दोस्तों, इसको हम kg में करते हैं। लेकिन जब उसके साथ गुरुत्वीय त्वरण लग जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दिया जाता है, या पृथ्वी के द्वारा जब गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है तो उसके दोस्तों जो आ जाता है वो भार आ जाता है। और जब भार की यूनिट क्या होती है दोस्तों? न्यूटन होती है। द्रव्यमान की यूनिट kg होती है। इसलिए भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है दोस्तों, मान लो कोई वस्तु का जो भार है वो मान लो mg है, मतलब द्रव्यमान है और उसमें गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। अगर मान लो कोई वस्तु तो पृथ्वी अपने की ओर खींचने का प्रयास कर रही है, सीधी सी बात है। और जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट का क्या दोस्तों कोई त्वरण a है और आदमी का द्रव्यमान क्या है? m। तो दोस्तों mg प्लस ma हो जाता है। इस वजह से जो व्यक्ति है उसको क्या लगता है? भार ज़्यादा लगता है। समझ में आ गया? कब? जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। दूसरा पॉइंट दिया दोस्तों कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि जो आदमी का जो भार है वो mg है। लिफ्ट जब नीचे आ रही है तो जो g का मान है वो a से क्या होगा? बड़ा रहेगा, इसलिए माइनस हो जाएगा। और m, तो mg माइनस ma हो जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या लगता है दोस्तों? भार कम लगता है। कब? जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है। समझ में आया? भार ज़्यादा क्यों लगता है? mg प्लस ma। और भार कम क्यों लगता है? mg माइनस ma। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। पॉइंट 3, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे की गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब लिफ्ट का त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण क्या होते हैं दोस्तों? समान हो जाते हैं। समान वेग का मतलब ये होता है कि दोनों में त्वरण क्या हो रहे हैं? समान। मतलब mg बराबर ma। ma क्या है? लिफ्ट का त्वरण। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान तो दोनों के साथ रहेगा, इसलिए mg बराबर ma। जब दोनों बराबर हो जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों? भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब? किस कंडीशन में? जब समान वेग से ऊपर और नीचे गति करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं पॉइंट 4। पॉइंट 4 क्या कह रहा है
यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वह मुक्त पिंड की भांति यानी स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है या भारहीनता की स्थिति होती है। तो ये क्या है दोस्तों, इसको समझिए। इसमें होता है दोस्तों कि जो स्मॉल जी है यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान और लिफ्ट के त्वरण का मान क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब बराबर हो जाएंगे दोस्तों और लिफ्ट कहाँ हो रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो मतलब क्या चलता है, mg माइनस ए में चलता है। अब g के बराबर a हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा दोस्तों। यही है कि भारीता की स्थिति आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 5वां नंबर का पॉइंट। यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण क्या है, a गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, a ग्रेटर देन g, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो व्यक्ति फर्श पे है, लिफ्ट की जो फर्श पर है, वो उठ के कहाँ चले जाएगा, लिफ्ट की ऊपर वाली छत पे क्या हो जाएगा, जा लगेगा। ये कंडीशन कब होती है, जब लिफ्ट का त्वरण ये वाले गुरुत्वीय त्वरण से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और जब a का मान g के बराबर हो जाए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम इसमें आगे की ओर। आगे बोला है दोस्तों कि ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के नियम। केपलर ने क्या करा दोस्तों, ग्रहों की गति के संबंध में कुछ नियम बताए थे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या बताया दोस्तों कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह मतलब देखो, सौरमंडल का आप सभी जानते हैं, बचपन में क्लास में पढ़ेंगे सौरमंडल का चित्र कैसा होता है कि बीच में एक सूर्य है और सभी ग्रह क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। तो किस पथ में चक्कर लगाते हैं, वो होते हैं दोस्तों दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या लगाते हैं, वो चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह, किसके, सूर्य के दोस्तों। तो वो जो कक्षा परिक्रमा करता है, तो यही बताया कि किस में, दीर्घवृत्ताकार या इलिप्टिकल, इंग्लिश में कहेंगे इलिप्टिकल मार्ग पर। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य और ग्रह की कक्षा एक फोकस बिंदु पर स्थित होते हैं। सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पे होता है। सूर्य एक ही जगह स्थिर रहेगा, सूर्य कहीं किसी की परिक्रमा नहीं कर रहा है, ग्रह ही क्या कर रहे हैं, उस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसके आसपास क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। किस पथ पे, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे। समझ में आया दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा क्या बोला है, प्रत्येक ग्रह क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का दोस्तों क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर स्पीड से चल रहा है फिर धीरे चल रहा है फिर स्पीड से, नहीं, एक ही गति से वो चलते रहते हैं। नियत मतलब कांस्टेंट रहता है दोस्तों। इसका प्रभाव यह होता है कि जब सूर्य के निकट होता है, जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब वो दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, ये क्षेत्रीय वेग की वजह से हो रहा है कि जब सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे तीसरा क्या कह रहा है केपलर के नियम के अनुसार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा बोला है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। मान लो कोई सूर्य है और पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, तो जितने समय में एक चक्कर पृथ्वी लगा रही है वो उसका क्या हो गया, परिक्रमण काल। क्या कहते हैं उसको दोस्तों, परिक्रमण काल। इसको किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। तो अब उनके बीच क्या रिलेशन दिया है, तो परिक्रमण काल का वर्ग, टी का वर्ग, ग्रह की औसत दूरी r, ग्रह की औसत दूरी r है, उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दिया है दोस्तों केपलर का थर्ड नियम के अकॉर्डिंग, कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जितने समय में लगाते हैं उसको परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल और उन औसत दूरी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य ग्रहों के बीच की जो औसत दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, उसका परिक्रमण काल का वर्ग। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे चलिए। तो दोस्तों क्या हुआ कि जो इसका मतलब है कि जो बताया गया है अभी, जो मैंने बताया टी का स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर का क्यूब, मतलब सूर्य से अधिक दूरी ग्रह का परिक्रमण काल भी क्या होगा, परिक्रमण काल भी क्या होगा, अधिक होता है। सूर्य से अधिक दूर के ग्रह का परिक्रमण काल भी क्या होगा, सीधी सी बात है दोस्तों, अगर सूर्य बीच में है, जो ग्रह जितना लंबा अगर चक्कर लगाएगा तो उसका परिक्रमण काल भी उतना ही ज़्यादा होगा। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य के निकटतम ग्रह बुध, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों, बुध, का परिक्रमण काल कितना है, 88 दिन का होता है। जबकि दूरस्थ ग्रह क्या है, वरुण, नेपच्यून, का परिक्रमण काल कितना है, 165 वर्ष। और पृथ्वी का कितना है दोस्तों, पृथ्वी का कितना है, 365 दिन। याद रखना दोस्तों। आगे एक नोट दिया है IAU, यानी इसको कहते हैं दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान संघ ने यम मतलब प्लूटो का क्या किया, ग्रह श्रेणी से निकाल दिया।
इसलिए अब यह दूरस्थ ग्रह वरुण रह गया। सबसे पहले क्या होता था दोस्तों, 2006 के पहले क्या था कि सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा माना जाता था, प्लूटो को माना जाता था। लेकिन IAU ने क्या किया, उसको हटा दिया। कब हटाया दोस्तों, 24 अगस्त, आप डेट याद रख सकते हैं, 24 अगस्त 2006 को उसको क्या करा, सौरमंडल से हटा दिया। तो अब दूरस्थ ग्रह कौन सा हो गया दोस्तों, वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे उपग्रह या सैटेलाइट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सैटेलाइट। क्या होता है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं हम, उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह की परिक्रमा करते हैं, और ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि यहाँ चंद्रमा दिया दोस्तों, चंद्रमा किसका ग्रह, उपग्रह है, सीधी सी बात है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे बोला है उपग्रह का कक्षीय चाल। तो आपको कक्षीय चाल समझना है कि कक्षीय चाल क्या होता है, फिर मैं आपको पलायन वेग भी बताऊंगा, कक्षीय चाल और पलायन वेग में क्या रिलेशन है ये भी बताऊंगा दोस्तों। उपग्रह का कक्षीय चाल क्या होता है, देखिए, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय जो चाल है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। जो कक्षीय चाल है, ऑर्बिटल जो स्पीड है दोस्तों, जो कक्षीय चाल है वो क्या है, वो दोस्तों पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी पृथ्वी तल से ऊंचाई मतलब h पे निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी उसकी कक्षीय चाल क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी दोस्तों, उसका एक रिलेशन देखिए। तो दोस्तों कक्षीय वेग का मैंने क्या बताया, जो कक्षीय चाल है कक्षीय वेग का एक रिलेशन, कि दोस्तों वो v0 बराबर कैपिटल G ME अपॉन RE प्लस H। तो देखो दोस्तों H पे कैसे निर्भर करता है ये आपको पता चल जाएगा। RE क्या है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या है। H जो है पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई, जो अभी हम पढ़ रहे थे। G पता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान मैंने बता चुका हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। याद रखना ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो दोस्तों इससे आप अगर ऊंचाई को कम ज़्यादा कर रहे हो, ऊंचाई पर निर्भर करता है, अगर ऊंचाई को कम ज़्यादा कर रहे हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कक्षीय वेग कम ज़्यादा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब बोला है दोस्तों कि उपग्रह कक्षीय उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। याद रखना, कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। याद रखना दोस्तों, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। हमेशा एग्जाम्पल क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो पूछा जाता है कक्षीय चाल जो है किस पर निर्भर करती है, नहीं करती। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ऊंचाई पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के विभिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की कक्षीय चाल क्या होगी, समान होगी, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती दोस्तों। तो जो बोला है कि त्रिज्या के कक्ष में विभिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल क्या होगी, समान होगी। ठीक है दोस्तों, एक नोट दिया है, इसको देखते हैं क्या बोला है कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्या बोला है दोस्तों कि पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर का वो चक्कर लगाता है। ये किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब जानते हो ना दोस्तों, किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में वो कितना किलोमीटर चल रहा है, ये होता है दोस्तों। चलो अब हो गया उपग्रह का परिक्रमण काल। दिखते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट की परिक्रमण काल हमने अभी ग्रह का देखे थे, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो लगा रहा है परिक्रमण काल देखे थे। ग्रह जो सूर्य के चारों लगा रहा है कि एक चक्कर, यानी एक समय में कितने समय में वो एक चक्कर लगा रहा है, वो उसका परिक्रमण काल था। अब उपग्रह का परिक्रमण काल मतलब कि उपग्रह ग्रह का कितने समय में एक चक्कर लगा रहा है, वो होता है इसका उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है वो उसका क्या कहता है, परिक्रमण काल। किसके लिए, ये उपग्रह के लिए। तो इसका एक रिलेशन दिया दोस्तों, परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि अपॉन कक्षीय चाल। कक्षा की परिधि मतलब दोस्तों कोई मान लो ग्रह ऐसा है, इसके एक चक्कर लगा रहा है मतलब ये परिधि हो गई, और जो उसकी चाल से लगा रहा है, जो भी इसका कक्षीय वेग होगा जिस चाल से लगा रहा है उसका बटे अगर ये करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, परिक्रमण काल निकल के आएगा। समझ में आया दोस्तों। इसके कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ये देखो। उपग्रह का परिक्रमण काल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। परिक्रमण काल भी उपग्रह का किस पे, ऊंचाई तल पे निर्भर करता है, कि उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। सीधी सी बात है, उपग्रह जितना दूर रहेगा उसका चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लगेगा, मतलब परिक्रमण काल भी ज़्यादा ही होगा। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। अब क्या बोला है एक नोट, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 1 घंटा
24 मिनट। और कक्षीय वेग कितना बताया था मैंने? कक्षीय वेग कितना बताया था दोस्तों? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का जो कक्षीय चाल थी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और परिक्रमण काल कितना बताया दोस्तों? 1 घंटा 24 मिनट। याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे भूस्थायी उपग्रह की ओर। क्या होते हैं इनको समझते हैं। तो दोस्तों भूस्थायी उपग्रह को समझने से पहले उपग्रह के प्रकार देखो। उपग्रह के प्रकार दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम उपग्रह, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। ठीक है दोस्तों। अब एक कृत्रिम और प्राकृतिक में भी दोस्तों कृत्रिम उपग्रह के भी 2 प्रकार होते हैं। कृत्रिम उपग्रह के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कक्षीय उपग्रह। कक्षीय उपग्रह क्या होता है दोस्तों? ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा एक होता है भूस्थायी उपग्रह, जो यहाँ पर मेंशन है, जो यहाँ पर दिया है। इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? ये उपग्रह किसी स्थान के सापेक्ष स्थिर रहते हैं। कैसे रहते हैं दोस्तों? ये स्थिर रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया। अब देखो ये भूस्थायी उपग्रह का क्या काम होता है दोस्तों। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। याद रखना दोस्तों, जो भूस्थायी उपग्रह होता है ये क्या करता है? पश्चिम से पूरब की ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। हाँ, तो दोस्तों क्या होता है? ये पश्चिम से पूरब की ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण जो काल है दोस्तों, पृथ्वी के परिक्रमण 24 घंटे के क्या होता है? बराबर होता है। किसका? भूस्थायी उपग्रह का 24 घंटे के क्या होता है? बराबर होता है। याद रखना दोस्तों। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। भूस्थायी उपग्रह कहलाता है, इस कहने का मतलब है कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के क्या हो? लंबवत हो, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता हो और जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर हो, मतलब 24 घंटे के बराबर हो, ऐसे हम उपग्रह को क्या कहेंगे? भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितना रहता है? यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का क्या करता है? परिक्रमण करता है। समझ में आ गया। एक और दिया है दोस्तों भूतुल्यकालिक उपग्रह। ये क्या होता है दोस्तों? कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने दी थी? भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह मतलब दोस्तों इसके द्वारा हमें जैसे कुछ भी चीज़, जैसे दूरदर्शनों को संकेत कराना, इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए स्थापित किया था। सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों? सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी इसके बारे में संभावना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। भूस्थायी उपग्रह के दोस्तों क्या काम है ये भी समझ लीजिए। क्या होता है दोस्तों? दूरदर्शन संकेतों को परावर्तित करके, दूरदर्शनों के संकेतों को क्या करता है? परावर्तित करके दूरदर्शन के कार्यक्रमों को दूरदर्शन के सेटों पर दिखाया जाता है। ये किसके द्वारा होता है? भूस्थायी उपग्रहों के द्वारा। दूसरा, इसका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए भी किया जाता है। इसलिए हमें भूस्थायी उपग्रह के ये उपयोग है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। पलायन वेग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में आता है। एस्केप वेलोसिटी इसको इंग्लिश में कहेंगे। क्या होता है? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करती है? पार कर जाती है और वापस नहीं आती। मतलब दोस्तों यदि कोई वस्तु है, अगर हम उसको किसी वेग से, जिस वेग से फेंक रहे हैं उसको क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। उसका क्या है? पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नहीं, 1 सेकेंड में अगर मैं 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकूंगा दोस्तों, तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी और वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगी। तो जो जिस स्पीड से फेंक रहे हैं, जिस वेग से फेंक रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पलायन वेग कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? यानी कहने का मतलब यहाँ भी जैसे मेंशन किया है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। यही बोला है दोस्तों। तो दोस्तों ये था 11.2 किसके लिए था? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड किसके लिए? ये पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकना है। यदि हमें सौरमंडल से बताना है सौरमंडल के पलायन वेग क्या होगा दोस्तों, तो सौरमंडल के लिए जो होगा 42 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मैं सौरमंडल से बाहर किसी वस्तु को फेंकना है तो 42 किलोमीटर पर सेकंड के पलायन वेग से भेजूंगा तो वो वापस सौरमंडल से बाहर चली जाएगी। तो 42 किलोमीटर पर सेकंड किसके लिए हो गया? सौरमंडल के लिए। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड किसके हो गया? पृथ्वी के लिए। यदि चंद्रमा के लिए पलायन वेग की बात करूं दोस्तों, तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37
किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए पलायन वेग है दोस्तों? चंद्रमा के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। सौरमंडल के लिए बता दिया हूँ, पृथ्वी के लिए बता दिया हूँ, चंद्रमा के लिए भी बता दिया हूँ। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे बोला है उपग्रह के लिए कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग क्या बताया है? V0 √GRE। GRE देखो, RE क्या बताया? पृथ्वी की त्रिज्या होगी, क्योंकि E जो है अर्थ को दर्शाता है, इसलिए ये पृथ्वी की त्रिज्या है। G गुरुत्वीय त्वरण है, ये कक्षीय चाल है। ये पलायन वेग का क्या फार्मूला हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या हो जाएगा? VE 2GRE, ये होता है इसके लिए। तो दोस्तों इसमें जो रिलेशन आता है, तो यही बताया है इसमें कि ये कक्षीय वेग और पलायन वेग है। ये कक्षीय वेग का कितना होता है? जो पलायन वेग है कक्षीय वेग का कितना होगा दोस्तों? कक्षीय वेग का, पलायन वेग जो है कक्षीय वेग का √2 कर्ण 2 गुना होता है दोस्तों। कितना होता है? कर्ण 2 यानी गुना होता है। याद रखना दोस्तों, हमेशा एक रिलेशन पूछा जाएगा कि कितना गुना होता है, 2 गुना, कर्ण 2 गुना, 1/2 गुना, तो ये आपको पता रहना चाहिए। कितना गुना होता है दोस्तों? कर्ण 2 गुना या √2 गुना होता है। इसलिए किसी उपग्रह का कक्षीय वेग कर्ण 2 गुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए, यदि अगर हम अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए, तो वह उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर क्या कर जाएगा? पलायन हो जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों पलायन वेग क्या है, कक्षीय वेग क्या है। हमने हर एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है दोस्तों। और इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का आज इतना ही और कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके आगे हम और कंटिन्यू लेक्चर रखेंगे दोस्तों। तो हमारे द्वारा जो लेक्चर दिए जा रहे हैं दोस्तों, आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।